जॉइंट प्रॉपर्टी, मतलब जैसे हमारा ये कोई रॉक है, राइट, इस रॉक मास में अगर यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटीज नहीं है इसमें, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हमारा ये कैसा है, इंटैक्ट रॉक है, राइट। अगर इसमें ऐसे कोई फॉल्ट्स हैं इस रॉक मास में, और हम जो सैंपल स्टडी करने के लिए ले रहे हैं उसमें क्या आ रहा है कि अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटीज आ रही है, यहाँ पे हमारे इस तरह से जॉइंट्स आ रहे हैं, राइट। इस डिसकंटिन्यूटी का हम स्टडी कैसे करते हैं, एज अ रॉक मास, एज अ रॉक मास, राइट। तो रॉक मास की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंटैक्ट रॉक से क्या होगी, ऑब्वियसली क्या रहेगी, कम रहेगी, राइट। अगर हम रॉक मास का अगर स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व बनाते हैं, रॉक मास का स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, और यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो रॉक मास का जो इनिशियल हम फोर्स लगाएंगे अगर इस सैंपल पे, तो क्या होगा कि लोड तो बियर करेगा और उसमें कुछ डिफॉर्मेशंस आएंगे, डिफॉर्मेशन के साथ वो सडनली ब्रेक होगा, या तो इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग होगा या इस फोर्स के रेस्पेक्ट में होगा, किसी न किसी डिसकंटिन्यूटी के अलोंग वो क्या होगा, फेल होगा। फेल होने के बाद क्या है कि उसका कर्व डाउन हो जाएगा, और फिर वहाँ पे एक वो रेजिडुअल स्ट्रेस के साथ कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली उसमें एक रेजिस्टेंस कैपेसिटी आ जाएगी। उसी जगह पे हमारा अगर इंटैक्ट रॉक है जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की क्या है, डिसकंटिन्यूटीज़ नहीं है, तो उसकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा वो किस तरह से बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा किसके लिए है, इंटैक्ट रॉक के लिए, राइट। तो इंटैक्ट रॉक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या फिर जो भी स्ट्रेंथ पैरामीटर है वो क्या होंगे, ज़्यादा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे या फिर ज़्यादा आएंगे। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, कंपेरेटिवली रॉक मास के क्या है, ज़्यादा है, ओके। तो इंटैक्ट रॉक से रॉक मास की स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में हम कुछ ना कुछ वेरिएशंस देख रहे हैं, तो वो किस कारण से आते हैं, उसके जो जॉइंट्स हैं, उसके जो जॉइंट्स हैं, उसकी जो डिसकंटिन्यूटीज़ है, डिसकंटिन्यूटीज़ जो है, राइट, उसके कारण उसमें क्या आता है, क्रैक्स आते हैं। उस क्रैक्स के कारण उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, राइट। तो जो जॉइंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रॉक मास की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है ये हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे पहले ही है हमारी जॉइंट इंटेंसिटी है, मतलब कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स पर मीटर लेंथ में आ रहे हैं, ये हमारी जॉइंट इंटेंसिटी शो करता है। जितनी ज़्यादा जॉइंट इंटेंसिटी होगी उतनी उसकी जो रॉक की स्ट्रेंथ वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर अगला है हमारा जॉइंट का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब वो मेजर प्रिंसिपल या किसी भी एक्सिस के अलोंग कितना इंक्लाइंड है, उसका डीप कितना है। मतलब जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सेस से जो रॉक मास है इसके नीचे बीनेथ में हमारा क्या है, रॉक मास है। इस रॉक मास में ये जैसे ये हमारे क्या है, जॉइंट्स हैं। इस जॉइंट्स का ये जो इंक्लिनेशन होता है ये हमारा क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल के साथ डीप, राइट। ये जो डीप है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ये थीटा कितना है ये इसका ओरिएंटेशन बताएगा। ये जो लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ये हमारी क्या कहलाती है, स्ट्राइक कहलाता है, ये स्ट्राइक, राइट। तो इन दोनों लाइंस के करस्पॉन्डिंग हम जॉइंट्स का ओरिएंटेशन कैसा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ओरिएंटेशन से उसके जो अंदर जो हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेसेस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारी क्या है कि टनल हम या कोई कैविटी एक्सकेवेट कर रहे हैं, राइट। तो टनल का डायरेक्शन हमारा कैसा है, इस तरह से हम टनल एक्सकेवेट करते हैं। जब इस तरह से टनल एक्सकेवेट करेंगे तो इसमें जो फोर्सेस का जो शेयर मोबिलाइजेशन होगा वो किस तरह से है, यहाँ पे है। तो ये अगर क्रैक्स यहाँ पे है तो यहाँ पे एक वेज बना रहा है, राइट। इस वेज के कारण क्या होगा, इस वेज के कारण जैसे यहाँ पे हम एक्सकेवेट करेंगे तो यहाँ पे ये सेटल डाउन कर जाएगा। तो मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो जैसे ही एक्सकेवेट किया तो ये जो पोर्शन है ये इस कैविटी में सेटल डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही सेटल डाउन होगा तो मतलब यहाँ पे हमें क्या होगा, इसको रोकना होगा। तो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रॉक बोर्ड्स का रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो जॉइंट क्या रहे, उस रॉक मास में इंटैक्टनेस की तरह बिहेव करे, ओके। तो ये होती है हमारी मतलब ओरिएंटेशन कैसे डिफाइन होता है, राइट। फिर अगली है, हेलो, नेक्स्ट है हमारा जॉइंट रफनेस और जॉइंट की स्ट्रेंथ। रफनेस का मतलब होता है कि सिंपली अगर ये एक रॉक मास है, दूसरे रॉक मास में यहाँ पे हमने इस जॉइंट को हमने क्या बताया, जैसे हमारा ये रॉक मास है, राइट। यहाँ पे कोई ये जॉइंट है, ये जॉइंट सिंपली हमारा क्या होता है, स्मूथ नहीं होता है। अगर इसको हम मैग्नीफाई या जूम करके देखें तो यहाँ पे इस तरह की कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ रहती है, राइट। इस तरह से मतलब रफनेस रहती है।
ये जो रफनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट आता है अपना, उसको डिफाइन करती है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसको डिफाइन करती है, राइट। तो ये रफनेस कितनी है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है, किस टाइप का मटेरियल है, ये सारी इसकी जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगी। इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे अभी। फिर अगला है हमारा वॉल स्ट्रेंथ। वॉल स्ट्रेंथ मतलब रॉक वॉल का मतलब क्या होता है कि जो जॉइंट्स होता है, ये रॉक मास में यहाँ पे अगर कोई जॉइंट है तो ये एक रॉक वॉल बनाता है, राइट। रॉक वॉल का मतलब एक सरफेस बनाता है, जॉइंट के दोनों तरफ की सरफेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्स बोलते हैं। इन वॉल्स के अलोंग इस जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी है ये हम फाइंड आउट करेंगे। अपर्चर गॉज क्या होता है, गॉज मतलब उसके अंदर क्या मटेरियल है। स्केल इफेक्ट मतलब हम कितने मैग्नीफिकेशन से उस रफनेस की स्टडी करते हैं। हमारी डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स क्या है, जॉइंट फ्रिक्शन एंगल क्या है, इनके बारे में हम आगे वाली क्लासेस में सब डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी जो जॉइंट्स की प्रॉपर्टीज होती है उसको इन्फ्लुएंस करती है, राइट। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन में, रॉक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिसकंटिन्यूटी के कारण हमारी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, राइट। जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। वो फ्रैक्चर हो सकता है, क्रैक हो सकता है, फोल्ड्स हो सकता है, फॉल्ट्स हो सकता है, राइट। अलग अलग तरह की हमारी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटीज होती है। तो इनका ये जो क्लासिफिकेशन कर रखा है वो किस हिसाब से कर रखा है, इसकी जो स्पेसिंग है, दो डिसकंटिन्यूटी के बीच में स्पेसिंग है, और ये जो क्रैक्स है उसकी मतलब डायमेंशन कितना है, मतलब एक क्रैक है वो इतना दूर है दोनों वॉल्स के बीच में, राइट। एक है वो बहुत माइन्यूट सा क्रैक है जिसे हम फिशर्स क्रैक कहते हैं, राइट। तो उनकी जो स्पेसिंग है उसके हिसाब से हमारा रॉक की इंटैक्टनेस क्या होती है, वेरी करती जाती है। अगर रॉक की इंटैक्टनेस वेरी करेगी तो उसके साथ उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ भी वेरी करेगी, ओके। तो जैसे हमारा यहाँ पे ये रॉक मास दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, हमारा एक रॉक मास कहलाएगा, ओके। इस रॉक मास में यहाँ पे ये जो क्रैक्स हैं ये हमारी क्या डिसकंटिन्यूटीज शो करती है। तो ये जो होते हैं वो बहुत बड़ी डिसकंटिन्यूटीज, इसको हम फॉल्ट्स कहते हैं। ये कुछ फ्यू सेंटीमीटर से फ्यू मीटर्स के डिस्टेंस पे रहते हैं। आप इसमें लेयर्ड फॉर्म में कुछ स्मॉल फिशर्स क्रैक भी देख रहे होंगे, राइट। यहाँ पे ये जो स्मॉल फिशर्स क्रैक होते हैं वो भी एक तरह की डिसकंटिन्यूटीज होती है, पर इसका जो स्ट्रेंथ पे इन्फ्लुएंस होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है, ओके। फिर हमारे जैसे ये रॉक मास है, इस रॉक मास में अलग अलग तरह की डिसकंटिन्यूटीज के प्लेन है। जैसे ये हमारा फर्स्ट जॉइंट सेट है। जॉइंट सेट का मतलब होता है पैटर्न ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जब सिमिलरिटीज आती है तो उसे हम जॉइंट सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक तरह की डिसकंटिन्यूटीज इतनी स्पेसिंग से कंटिन्यूसली इस रॉक मास में चल रही है। जैसे ही हमारा ये रॉक मास है, इसमें एक टाइप की डिसकंटिन्यूटीज हमें लगातार इस तरह से मिल रही है, राइट। मतलब कंटिन्यूसली इस तरह से इसमें चल रही है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी और फर्स्ट प्लेन ऑफ जॉइंट सेट माना जाता है। इसे हम जॉइंट सेट कहते हैं, जॉइंट सेट नंबर 1। अगली डिसकंटिन्यूटीज का प्लेन हमारा कुछ इस तरह से है, इस तरह से, ओके। तो ये हमारा सेकंड जॉइंट सेट कहलाता है। अब इस जोन में जब हमें कोई एक्सकेवेशन करना है या फिर कोई हमें रॉक मास की स्टडी क्यों करते हैं कि हमें जो बीनीथ द फाउंडेशन या फिर रॉक मास के अंदर हमें कोई कैविटी डेवलप करनी है जिसके अंदर हम टनल बना सकते हैं, अंडरग्राउंड कैवर्न्स बनाते हैं जिसमें हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको स्टोर करते हैं, राइट। या फिर हमारा ब्रिज का यहाँ पे क्या है, कोई पिलर्स है, इस पिलर के नीचे का जो फाउंडेशन अगर रॉक मास है तो उसके नीचे की जो डिसकंटिन्यूटीज है उसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम ये स्टडी करते हैं कि यहाँ के नीचे की डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है, राइट। तो इसकी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कोर ड्रिल करते हैं। इस कोर को ड्रिल करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कोर ड्रिल किया, फिर हमने क्या किया कि यहाँ से एक सैंपल फाइंड आउट किया, फिर यहाँ पे एक कोर ड्रिल किया और फिर यहाँ से सैंपल फाइंड आउट किया, फिर एक पर्टिकुलर अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग सैंपल फाइंड आउट करेंगे, राइट। फिर हम अज्यूम करेंगे कि हमारा रॉक मास ये है और यहाँ पे हमने ये सैंपल ड्रिल किया, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज का पैटर्न यहाँ पे कुछ ये है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, यहाँ का सैंपल है उसका डिसकंटिन्यूटी का पैटर्न कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे है तो उसका डिसकंटिन्यूटीज का पैटर्न कुछ इस तरह से। इससे हम एक्स्ट्रापोलेट करके हम क्या बनाते हैं, एक कंटिन्यूअस रॉक मास में किस तरह की डिसकंटिन्यूटीज है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरे रॉक मास को तो हम खोदने से रहे नहीं, राइट। तो इस तरह से अलग अलग सैंपल लेके हम डिसकंटिन्यूटीज किस तरह से है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि लेबोरेटरी में इस रॉक मास की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि इसकी शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर कैसे हैं, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है,
अगर यहाँ पे हम एक्सकेवेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, क्योंकि एक्सकेवेशन करने के कारण क्या होगा कि स्ट्रेस वहाँ पे रिलीव होंगे। स्ट्रेस रिलीव होंगे तो मतलब वहाँ पे नए स्ट्रेस जनरेट होंगे। तो नए स्ट्रेसेस के कारण इस कैविटी के पेरिफेरल एरिया में किस तरह का रॉक का बिहेवियर है वो कौन डिफाइन करेगा? वहाँ के आसपास की रॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जॉइंट की इंटेंसिटी कैसी है, किस तरह के वेजेस बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे डिफाइन करेंगे, राइट। तो इसलिए हमें जॉइंट सेट की जो स्टडी है वो करने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि इंटैक्ट रॉक क्या कहलाता है। इंटैक्ट रॉक मतलब जिसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटीज नहीं है। वन जॉइंट सेट मतलब जैसे ही हमने यहाँ पे सैंपल फाइंड आउट किया था, सैंपल में हमारा क्या है कि एक ही क्रैक्स आ रहा है, मतलब एक डिसकंटिन्यूटीज या एक फ्रैक्चर जोन आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये सैंपल हमारा कैसा है, वन जॉइंट सेट का है। मतलब अगर हम इसके पैरेलल में मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली रॉक मास में क्या है कि एक डिसकंटिन्यूटीज आ रही है, राइट। फिर और हम जूम करके हम और स्टडी करते हैं इस पेरीफेरी के आसपास, तो वहाँ पे टू जॉइंट सेट आ रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा सैंपल, और हमने यहाँ पे कोई सैंपल कट किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि इस रॉक मास में टू जॉइंट सेट आ रहे हैं। तो इस तरह के रॉक मास के सैंपल को हम क्या बोलेंगे, टू जॉइंट सेट ऑफ रॉक मास, राइट। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे कोई कैविटी जनरेट किया। इस कैविटी के पेरीफेरल पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, राइट, स्ट्रेस रिलीव होने के कारण और नए स्ट्रेस जनरेट होने के कारण। और फिर हम यहाँ पे अगर कोई सैंपल कोर ड्रिल के कारण फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हैवीली जॉइंटेड रॉक मास मिलता है हमारा। कैसा मिलता है? हैवीली जॉइंटेड रॉक मास, राइट। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? कौन कौन से टाइप के किस तरह के जॉइंट्स होते हैं, हमें इसकी स्टडी क्यों करनी पड़ती है? सर आ रहा है ना समझ में? यस सर। यस सर। तो फिर हमारी अगली प्रॉपर्टी है जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे, वो है हमारी जॉइंट इंटेंसिटी। सबसे पहले इससे पहले हम देख लेते हैं कि फिशर्स क्रैक होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, फोल्ड्स होता है, और फोल्ड्स में क्या फ़र्क होता है। फिशर्स का मतलब होता है हमारा कैसे हैं, स्मॉल क्रैक्स हैं जो कि 1 मिलीमीटर तक की और सेवरल सेंटीमीटर की लेंथ के होते हैं। मतलब इस तरह के जो आप पत्थर देखोगे तो उसमें भी हल्की हल्की सी जो लाइनें होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, फिशर्स क्रैक कहलाते हैं। जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक परफेक्ट जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स का मतलब होता है पैरेलल लाइंस होती है, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, कंटिन्यूस जो पैरेलल लाइंस होती है हमारी क्या कहलाती है, जॉइंट्स होती है। इसके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो mm, सेंटीमीटर और मीटर्स में वेरी करती रहती है, राइट। मतलब ये जो होता है जॉइंट्स वो सेवरल सेंटीमीटर से 10 मीटर तक की स्पेसिंग पे लाई करते हैं। आप जब सेडिमेंट्री रॉक पढ़ेंगे तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है कि रॉक कैसे फॉर्म होती है हमने देखा था। जैसे ये हमारा क्या होता है, अर्थ है, राइट। इस अर्थ के क्रस्ट में सारी की सारी रॉक मास, अर्थ के क्रस्ट में क्या होती है, प्लेट्स होती है, राइट। प्लेट सिस्टम हमने पढ़ा था 10th क्लास में, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रस्टल रॉक कहते हैं, राइट। क्रस्टल रॉक आपने जियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। तो क्रस्टल रॉक में क्या होता है कि यहाँ पे कन्वेक्टिव करंट्स डेवलप होती है। कन्वेक्टिव करंट्स मतलब जो मैग्मा होता है वो फ्लो होने के कारण यहाँ पे करंट्स डेवलप होती है। इस कन्वेक्टिव करंट्स के कारण क्या होता है कि जो क्रस्टल रॉक होती है वो सरफेस पे मूव करती है, राइट। इसके सरफेस पे मूव करने के कारण क्या होगा कि जिसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब क्या है कि जैसे हमारा ये क्रस्ट है, तो इस क्रस्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, कन्वेक्टिव करंट्स डेवलप होती है। इस कन्वेक्टिव करंट्स के कारण क्या है कि ये रॉक मास या तो कन्वर्ज करेगी या फिर क्या करेगी, इस सरफेस से डाइवर्ज करेगी, राइट। जैसे ही कन्वर्ज करती है तो ये जो रॉक मास है ये इससे टकराएगी। टकराने के कारण क्या है कि ये इस तरह से अब ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के कारण क्या है कि यहाँ पे ये ऐसे फोल्ड हो जाती है, राइट। ये जो फोल्ड्स बनाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इससे हमारा माउंटेन सिस्टम्स बनते हैं। मतलब जैसे ही ये फोल्ड्स बना तो यहाँ पे से जैसे ये फोल्ड करेगा तो ये रॉक मास है, ये बेंट होगी यहाँ से टकराने के कारण, तो ये इस तरह से जिगजैग पैटर्न में फोल्ड्स डेवलप करती है, राइट। इस फोल्ड्स के अंदर ही हम यहाँ पे अगर जूम करके देखें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टेंसनेस के कारण यहाँ पे इस तरह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, राइट। और यहाँ पे फिर से जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे फिशर्स क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो स्मॉल क्रैक्स होते हैं उसे हम फिशर्स कहते हैं। इस टाइप के कंटिन्यूस जो क्रैक्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। ये जो फ्यू मीटर्स तक होते हैं, वाइड होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारे फोल्ड्स कहते हैं, राइट। फिर फोल्ड्स में क्या होता है कि जब यहाँ पे ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होकर स्लाइड कर जाता है। स्लाइड करने के कारण यहाँ पे एक फोल्ड्स डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं, फोल्ड्स डेवलप होते हैं, राइट। तो आपको इस तरह से मतलब क्रैक्स के इस तरह से डेवलप होते हैं, फ्रैक्चर्स, फिशर्स,
फोल्ड और फोल्ड्स में फ़र्क पता होना चाहिए। जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पैरेलल प्लेनर्स क्रैक्स होते हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय द सेवरल सेंटीमीटर्स टू 10 मीटर इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फाउंड टू हैव अ रेगुलर जॉइंट सेट। ओके, जो वीक प्लेन के अलॉन्ग हमें फाइंड आउट मिलते हैं। जो फोल्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर ऑब्जर्व द शेयर जॉइंट्स आर यूजुअली स्पेस्ड मोर वाइडली एंड रेंजिंग फ्रॉम सेवरल मिलीमीटर टू मीटर्स। और जो फोल्ड्स होते हैं उसकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब वहाँ से वो इस तरह से फ्रैक्चर्ड हो गया होगा और फिर पूरा का पूरा रॉक मास है वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स जो लग रहा था कन्वेक्टिव करंट के कारण, उसके कारण वहाँ पे क्या है कि वो फ्रैक्चर या फिर स्लाइड डाउन हो जाएगा। तो वहाँ पे जो स्लाइडिंग के कारण जो फोल्ड्स मिलते हैं उसकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा रहती है, राइट, अप टू सेवरल मीटर्स, मतलब ये किलोमीटर्स, 100 मीटर्स कुछ भी हो सकती है। इस तरह से हम सारे की सारे डिसकंटिन्यूटीज़ को डिफाइन करते हैं, राइट। तो जॉइंट मास, जो रॉक मास होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि नेचर्स ऑफ अकरेंस ऑफ रॉक है, मतलब वो इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है। फिर है हमारा ओरिएंटेशन और पोजीशन ऑफ स्पेसिंग कैसी है रॉक मास की, मतलब वो कितने डिग्री इंक्लाइन है उस रॉक मास के अंदर, राइट। वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ पैरामीटर उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। उसकी कंटिन्यूटी कितनी है रॉक मास की, इंटेंसिटी ऑफ जॉइंट्स कैसा है, सरफेस ज्योमेट्री कैसा है, मतलब सरफेस की रफनेस कैसी है, राइट। और वो किस तरह से डेवलप हुआ है, मतलब वो इग्नियस है या फिर वो इरोजन के कारण डेवलप हुआ है। और जो गॉज मटेरियल होता है, गॉज मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई जो जॉइंट्स होता है, तो जॉइंट्स के बीच में कोई क्ले मटेरियल या फिर कोई भी मतलब आर्जिलेशियस कैल्केरियस मटेरियल जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, गॉज मटेरियल होता है। तो जो गॉज मटेरियल होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे उसकी कोहेजन प्रॉपर्टी कैसी है, उसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैसा है, जैसे यहाँ पे सैंड है, क्ले है या फिर कोई भी सॉफ्ट मटेरियल है जैसे सिल्ट है, तो इनकी जो फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी है, कोहेसिव प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है कि डिफाइन करता है कि इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, राइट। इस तरह से जो ये डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी जैसे आरक्यूडी है, ये हमारी क्या है कि डिफाइन करती है कि रॉक मास की जो जॉइंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है वो डिफाइन करती है। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉइंट और डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द रॉक मास प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ द रॉक मास। तो वो कौन कौन सी है, नेचर ऑफ रॉक, ओरिएंटेशन पोजीशन ऑफ द स्पेसिंग, कंटिन्यूटी, इंटेंसिटी, सरफेस ज्योमेट्री, जेनेटिक टाइप एंड नेचर एंड थिकनेस ऑफ द गॉज मटेरियल। ओके, तो अब फर्स्ट है हमारा जॉइंट इंटेंसिटी। जॉइंट इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे हमारा यहाँ पे कोई रॉक मास है, रॉक मास में एक जॉइंट सेट हमारा कैसा है, कुछ इस तरह से। ओके, ये स्पेसिंग बहुत ही कंटिन्यूअस है जैसे। और दूसरा जो जॉइंट मास है, रॉक मास है, उसकी जो रॉक सेट, उसकी जो डिसकंटिन्यूटीज है वो कुछ इस तरह से, राइट। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पर मीटर लेंथ, जैसे यहाँ पे 1 मीटर की लेंथ में कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे 1, 2 और 3 आ रहे हैं, तो इसकी जो जॉइंट इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पे पर मीटर लेंथ में कितने जॉइंट सेट आ रहा है, एक ही आ रहा है। ओके, तो इसकी जो जॉइंट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ओके, इस तरह से हमारी जॉइंट इंटेंसिटी डिफाइन होती है। तो जितनी भी ज़्यादा हमारी जॉइंट इंटेंसिटी रहेगी उतना वो फ्रैक्चर्ड और मतलब बिखरा बिखरा रॉक मास होगा, राइट। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब इसकी वैल्यू 4 होगी, 5 होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी उतना ही वो क्या होगा, फ्रैक्चर्ड रॉक होगा। कैसा होगा, फ्रैक्चर्ड रॉक होगा। और जितना ज़्यादा फ्रैक्चर्ड रॉक होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। और स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी तो हम ज़्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, जॉइंट इंटेंसिटी क्या होती है, पता चली। यस सर। सिंपल का मतलब यही है कि जैसे ये हमारे जॉइंट्स हैं, राइट, तो 1 मीटर लेंथ में नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने होते हैं वो हम जॉइंट इंटेंसिटी उस तरह से डिफाइन करते हैं। मतलब पर मीटर लेंथ में परपेंडिकुलर टू द प्लेन पर मीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स आ रहे हैं वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। फिर हम कहेंगे कि जितने ज़्यादा जॉइंट्स रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फ्रैक्चर्ड रॉक मास हमें मिलेगा, और जितना ज़्यादा फ्रैक्चर्ड रॉक मास होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम रह जाएगी। अगर स्ट्रेंथ उसकी इतनी रिड्यूस हो जाती है तो उसका मतलब क्या है कि हमें वहाँ पे
ज़्यादा से ज़्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, रेनफोर्समेंट हम रॉक बोल्ट्स प्रोवाइड कराएंगे, शॉर्टक्रीट प्रोवाइड कराते हैं, राइट। उस तरह से हम फ्रेम बनाते हैं, तो वो ज़्यादा हमारी स्पेसिंग उसकी रिड्यूस हो जाएगी, हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ओके, तो जॉइंट इंटेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ जॉइंट्स पर यूनिट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ जॉइंट सेट। मतलब ये हमारा जॉइंट सेट का प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में पर मीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स आ रहे हैं, राइट। ये हमारी जॉइंट इंटेंसिटी डिफाइन कराते हैं। ओके, अगली है हमारा ओरिएंटेशन ऑफ जॉइंट्स। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि उसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि जैसे हमारा एक जॉइंट है वो कुछ इस तरह से इंक्लाइन है, ओके, इस तरह से इंक्लाइन है, दूसरा जॉइंट है वो इस तरह से इंक्लाइन है, कोई जॉइंट है वो इस तरह से इंक्लाइन है, मतलब उसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। फिर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, इस तरह से वर्टिकल लग रहा है। जब वर्टिकल फोर्स लगेगा और हमारा जॉइंट इस तरह से हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन रहेगा पैरेलली, तो वो क्या है कि कंप्रेसिव फोर्स को इजीली बियर कर सकेगा और उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन जॉइंट जैसे ही हमारा इस तरह से इंक्लाइन है और यहाँ पे हम इस तरह से कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जोन के अलोंग ये क्या हो जाएगा, शियर में मोबिलाइज हो जाएगा। अगर शियर में मोबिलाइज हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है इस प्लेन के अलोंग वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर रॉक मास किसी भी प्लेन के अलोंग फेल हुआ तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ उतने पे ही डिफाइन कर लेंगे या फिर उतनी ही रह जाएगी। ओके, तो मतलब इस रफनेस या फिर इस जॉइंट की जितनी भी स्ट्रेंथ रहेगी वो क्या होगी, हमारे डिफाइन करेगी कि इस पर्टिकुलर नॉर्मल फोर्सेस में इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर हमारा रॉक मास इस तरह से इंक्लाइन है तो यहाँ पे जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या स्ट्रेंथ कंपेरेटिव टू इसके और इसके क्या रहेगी, चेंज होती रहती है, राइट। तो इस तरह से जो जॉइंट का ओरिएंटेशन है, राइट, जितना ओरिएंटेशन है वो क्या है कि रॉक मास की जो मैकेनिकल या फिर इंजीनियरिंग बिहेवियर है उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो जॉइंट का ओरिएंटेशन क्या होता है कि सिंपली उसका किसी भी प्लेन या नॉर्मल फोर्स या प्रिंसिपल फोर्स के साथ जो ओरिएंटेशन है या फिर जितना रोटेशन है वही हमारा जॉइंट का क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन कहलाता है। तो फिर हम उसका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है कि जो ओरिएंटेशन ऑफ द जॉइंट पैटर्न्स हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट, बिहेवियर ऑफ रॉक मास। इट इन्फ्लुएंस द शेयर डिस्ट्रीब्यूशन और जोन ऑफ फेलियर ऑफ द रॉक मास। मतलब जो रॉक मास में शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं इस प्लेन के अलोंग, इसको हाईली इन्फ्लुएंस करता है। अगर हमारा रॉक मास में जो जॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल है और फोर्स नॉर्मल लग रहा है तो शेयर स्ट्रेंथ इस जॉइंट की क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जब नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे उसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत ही कम रहेगी। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे ये जो एंगल है ये ज़ीरो से थोड़ा बढ़ाते जाते हैं, अब हमने हल्का सा इस तरह से डिसकंटिन्यूटीज दी, राइट। फिर हमारी जो जॉइंट का ओरिएंटेशन है वो इस तरह से हाईली इंक्लाइंड है, थीटा की वैल्यू हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो जो शेयर स्ट्रेंथ है उसकी वो क्या है, रिड्यूस होती जाएगी, राइट। इस तरह से हम ओरिएंटेशन डिफाइन करते हैं। अगर हमें जॉइंट सेट का ओरिएंटेशन पता है तो हमारा कैविटीज जो हम टनलिंग का जो डायरेक्शन है वो उस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारी इस डायरेक्शन में हमें क्या करनी है, एक टनल एक्सकेवेट करनी है, राइट। इस डायरेक्शन में जब हमें टनल एक्सकेवेट करनी है और दो जॉइंट सेट है, एक तो इस डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है, राइट, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और दूसरा जो है वो इस तरह से, तो हम टनल का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से लेते हैं। तो हमारी जो ओरिएंटेशन कुछ टनल का इस तरह से लेते हैं कि हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो हमारी डिज़ायर्ड हमें अचीव हो जाए। मतलब आप ध्यान से देखना, जैसे सिंपली हमारा ये रॉक मास है, इस रॉक मास में हमें यहाँ पे क्या करनी है, एक टनल एक्सकेवेट करनी है। ओके, तो टनल एक्सकेवेट करनी है और इस रॉक मास में हमारे दो तरह के जॉइंट सेट हैं। पहला जॉइंट सेट कुछ इस तरह से है, राइट, इस तरह से है। दूसरा जॉइंट सेट जो है वो इस तरह से इंक्लाइंड है। ओके, दूसरा जॉइंट सेट हमारा इस तरह से इंक्लाइंड है। तो हमारा जो टनलिंग के आसपास के जो पेरिफेरल है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह के वेजेस फॉर्म हो रहे हैं, ये वेज फॉर्म हो रहे हैं,
यहाँ पे कोई वेज नहीं है, यहाँ पे ये वेज फॉर्म हुआ। वेज मतलब यहाँ पे ये मतलब छोटा सा टुकड़ा है, वो गिरने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा रहती है। अगर यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी अगर नहीं है, शेयर मोबिलाइज हो जाता तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक क्या है कि टनल की कैविटी में आके गिर जाएगा। ओके, तो इस तरह के जो वेजेस फॉर्म हो रहे हैं वो कम से कम फॉर्म हो, और हमारे जो जॉइंट्स मिले वो कुछ इस तरह से बहुत बड़े लार्ज रॉक मास मिले। तो कैसे मिलेंगे? हमें रॉक की जो जॉइंट्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ड्रिलिंग के कारण जो सैंपल बनाए थे उस सैंपल से हमने फाइंड आउट कर लिए थे, राइट। उसके बाद जो छोटे छोटे वेजेस फॉर्म हो रहे हैं वो कम से कम बने, उस तरह से हम टनल का इस तरह से जिग-जैग और सर्पिल आकार में हम ओरिएंटेशन देते हैं, ताकि उसके ऊपर जो ब्लॉक्स आ रहा है वो सेटल डाउन ना कर जाए। ओके, तो जो अगर हमें जॉइंट सेट का ओरिएंटेशन पता होगा किस तरह से वो डिसकंटिन्यूटीज बन रही है, तो जैसे ही हम एक्सकेवेट करेंगे उस टनल को, तो वहाँ पे कुछ उसके रूफ के ऊपर जो वेजेस फॉर्म होंगे। वेज का मतलब है कि छोटा सा रॉक ब्लॉक है जिसके चारों तरफ क्या है, डिसकंटिन्यूटीज है। हल्का सा भी जर्क या फिर कोई भी वाइब्रेशंस क्रिएट होने के कारण वो क्या है कि वो पूरा का पूरा ब्लॉक क्या है कि उस कैविटी में आके गिर जाएगा। तो जो छोटे ब्लॉक्स बन रहे हैं वो कम से कम बने, तो उसके कम से कम बनने के लिए हमें क्या है कि जो बने कैसे कि हमने यहाँ पे नीचे क्या है कि एक्सकेवेट कर दिया, राइट। तो जो एक्सकेवेशन का ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से करेंगे कि वो जो वेज है वो ना फॉर्म हो। जैसे यहाँ पे वेज है, हमने टनल यहाँ पे एक्सकेवेट की, उसकी जगह पे अगर हम टनल यहाँ पे एक्सकेवेट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या है कि वो इंटैक्ट रॉक के अंदर ही टनल एक्सकेवेट हो जाएगी, राइट। मतलब जैसे यहाँ पे इस तरह से जॉइंट्स है, एक टनल हमने यहाँ पे एक्सकेवेट की और दूसरी टनल हमने यहाँ पे एक्सकेवेट की, तो यहाँ पे ये जो वेज फॉर्म हुआ है इसको हम क्या करते हैं, टनल की डायरेक्शन चेंज करके, टनल की जो ऊपर या नीचे करके हम क्या करते हैं कि जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं उसकी ओरिएंटेशन और जो हमें किस डायरेक्शन में क्रैक्स है वो पता हो, तो हम टनल को सही डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हैं। अगर सही डायरेक्शन में अलाइन किया तो उसके अलोंग जो भी हमें क्रैक्स मिलेंगे वो कम से कम मिलेंगे। ओके, इस तरह से हमारी जो जॉइंट का ओरिएंटेशन है वो उसकी स्ट्रेंथ और हमारा जो टनलिंग है उसका अलाइनमेंट को डिफाइन करता है या फिर उसको इन्फ्लुएंस करता है। ओके, इस तरह से हमारा जॉइंट का ओरिएंटेशन हमें पता होना चाहिए। फिर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा जॉइंट का ओरिएंटेशन है वो एनी हाउ हमें किसी न किसी डायरेक्शन में देना ही है। मतलब कभी क्या होता है कि इसके नीचे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लेवल है, जब वाटर लेवल ज़्यादा रहेगा तो उसका मतलब क्या है कि हमें टनल है वो इसी जगह पर प्रोवाइड करानी है। अगर इसी जगह पर प्रोवाइड करानी है तो हमें क्या है कि इस जॉइंट की शेयर स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। इस जॉइंट की शेयर स्ट्रेंथ पता होने के लिए हमें इस जॉइंट का इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, और इंक्लिनेशन के साथ ही हमारी कैविटी का डायमेंशन पता होना चाहिए। कैविटी का डायमेंशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्ट्रेस रिलीव होगा। स्ट्रेस रिलीव होने के कारण क्या है कि इस जॉइंट पे स्ट्रेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितनी शेयर स्ट्रेंथ आती है, नॉर्मल स्ट्रेस का ओरिएंटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लेबोरेटरी में फाइंड आउट करेंगे। ओके, सैम्पलिंग निकाल के। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद पता चलेगा कि इतनी कैविटी हम यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। अगर डी डाया की कैविटी हमें प्रोवाइड करानी है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारी शेयर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट कितनी है, जैसे एक्स है, लेकिन यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेंथ मिल रही है वो क्या बहुत कम मिल रही है, जो वाई है। तो वाई की वैल्यू क्या है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा। रीइंफोर्समेंट मतलब इस जॉइंट की इंटैक्टनेस को बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे ग्राउटिंग करके या फिर शॉर्ट क्रिएट करके या रॉक बॉल्स प्रोवाइड करा के इसको क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, ताकि हमारी वहाँ पे कैविटी क्या रहे, स्टेबल रहे। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि हमें रॉक की जो जॉइंट का ओरिएंटेशन है उसके बारे में स्टडी करने की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। तो इस तरह से हमारा जो शेयर स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफाइन करता है। तो शेयर स्ट्रेंथ का जनरल फार्मूला जो हमें पता है वो हम यूज़ करते हैं, टो इज इक्वल टू वॉट, एस नॉट प्लस म्यू इंटू सिग्मा नॉट। एस नॉट क्या है, उसकी जो रेजिडुअल शेयर स्ट्रेंथ है वो है, म्यू फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, और एन जो है सिग्मा एन है वो हमारा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस है, राइट। मतलब इस जॉइंट के अलोंग हमें शेयर स्ट्रेस निकालना है, तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है, सिग्मा एन लग रहा है, राइट। और इस जॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारा जो फ्रिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो म्यू है, और यहाँ पे जो कोहेजन या फिर कोई मतलब रेजिडुअल शेयर स्ट्रेंथ अगर उसकी रहेगी तो उसे हम एस नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इस तरह से हम शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जैसे कि अरोरा ने 1987 में कुछ कंपेरेटिव स्टडी की थी। उन्होंने बोला था कि जो स्ट्रेंथ होती है वो सिंगल जॉइंट इंक्लाइंड एट 30 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 24 जॉइंट्स पर मीटर इंक्लाइंड एट बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री, ओके।
बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या है कि जो जॉइंट का ओरिएंटेशन है ये तो हमें पता चल गया कि उससे हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या करती है, वेरी करती है, राइट। जॉइंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसके ओरिएंटेशन के साथ क्या होती है, वेरी करती है। तो अरोरा ने बोला था 1987 में कि जो जॉइंट है ये अगर हमने माना कि हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या है, सिग्मा 1 यहाँ पे, राइट। उससे वो कितने डिग्री इंक्लाइन पे है, इस तरह से ये 30 डिग्री इंक्लाइन है, राइट। इसने बोला था कि सिंगल जॉइंट इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, मतलब इस तरह से ये 30 डिग्री पे क्या है, इंक्लाइन है। और फिर यहाँ पे हमने शेयर स्ट्रेंथ निकाली, जो हमारे टॉ की वैल्यू क्या आई, टॉ 1 आई, ओके। और यहाँ पे जो जॉइंट है वो कितना है, एक ही है। इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी वो किसके बराबर रहेगी, जब हमारा जो जॉइंट है, राइट, वो क्या है, 90 डिग्री इंक्लाइन है। मतलब किस तरह से, इस तरह से 90 डिग्री इंक्लाइन है। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है कितने, 90 है। पर यहाँ पे जॉइंट इंटेंसिटी के कारण नंबर ऑफ जॉइंट पर मीटर कितने आ रहे हैं, 24 जॉइंट्स आ रहे हैं। मतलब इस तरह से ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है, इस तरह से। और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स में हम शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो जो टॉ 2 आया, मतलब टॉ 1 इज इक्वल टू व्हाट, टॉ 2, ये यहाँ पे कहता है। तो आप इससे क्या समझ सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ जॉइंट की इंटेंसिटी नहीं, यहाँ पे तो ऐसे देखें तो क्या है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स हमारे क्या है, कम है। कितने हैं, मतलब यहाँ पे एक नंबर ऑफ जॉइंट है पर मीटर लेंथ में, और यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट कितने, 24 है। तो मतलब अगर हमारा जो अगर ओरिएंटेशन अगर इसका किसा होगा, इस तरह से होता तो इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो 24 गुना कम हो सकती है, राइट। लेकिन इसका जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, 30 डिग्री इंक्लाइन है। तो मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगाने के कारण इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी रिड्यूस हो जाती है, 24 गुना रिड्यूस होगी। आप ऐसे समझ सकते हैं, राइट, कि 30 डिग्री इंक्लाइन होने के एक जॉइंट सेट के ऊपर जितनी शेयर स्ट्रेंथ आती है वो यहाँ पे 24 मतलब डिसकंटिन्यूटीज पे जो शेयर स्ट्रेंथ आती है उसके बराबर हो जाती है। इससे आप ये समझ सकते हो कि इसकी जो जॉइंट की इंटेंसिटी है और ओरिएंटेशन है वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है इस रॉक मास की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने में, राइट। तो ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन कैसे जॉइंट मास की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, राइट। यहाँ पे ये हमने जो अभी डिस्कस किया उसी को बताया है कि जैसे यहाँ पे सिग्मा 1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे सिग्मा 2 लग रहा है, और यहाँ पे ये हमारा क्या नॉर्मल स्ट्रेस है इस डिसकंटिन्यूटी के अलावा, और यहाँ पे हमारा ये शेयर स्ट्रेस है, राइट। और ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस के साथ जो बीटा एंगल बन रहा है वो है। जब यहाँ पे ये 30 डिग्री है तो इसकी जो टॉ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है वो किसके बराबर है, जब हमारा जो सैंपल है वो कुछ इस तरह से है। कैसा है, वो इस तरह से परपेंडिकुलरली इंक्लाइंड है। और यहाँ पे हमारा सिग्मा 1 लग रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, सिग्मा 3 लग रहा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 24 जॉइंट्स पर मीटर लेंथ है, राइट। और यहाँ पे जॉइंट्स इंटेंसिटी कितनी है, 1 जॉइंट पर मीटर लेंथ, राइट। इन दोनों की शेयर स्ट्रेंथ जो टॉ 1 और टॉ 2 है वो क्या है, बराबर है, राइट। ये है यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में डिस्कस किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे यही दिखाया है कि सिग्मा 1 के साथ बीटा का वेरिएशन करते हैं। बीटा जैसे मतलब ओरिएंटेशन ऑफ जॉइंट वेरी करता है तो उसके साथ हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस कैसे वेरी करते हैं, ओके। मतलब जैसे जैसे हमारा ओरिएंटेशन बढ़ता जाएगा तो उसके हिसाब से हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो होंगे वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। सिग्मा रिड्यूस होगा तो हमारा शेयर स्ट्रेंथ भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। फिर फर्दर हम सिग्मा बढ़ाते, मतलब क्या है कि पहले हमारा रोटेशन कुछ 0 था, फिर बढ़ता गया 90 डिग्री हुआ, फिर वापस ऐसे रिड्यूस होता जाएगा। तो जैसे जैसे मतलब ये कर्व कैसा बनता है, यू शेप में बनता रहता है, ओके। एक पॉइंट पे आने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है बीटा इज इक्वल टू व्हाट, लगभग 60 डिग्री पे बहुत कम शेयर स्ट्रेंथ रहेगी। फिर जैसे जैसे हम बीटा बढ़ाते जाते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, फर्दर इंक्रीज होती जाती है, ओके। तो ये पर जॉइंट के बारे में इक्विवेलेंट स्टडी कर रखी है। ये यहाँ पे जैसे जैसे बीटा का ओरिएंटेशन इंक्रीज करते जाते हैं तो जैसे जैसे हमारा जॉइंट इंक्लिनेशन पैरामीटर एन है वो कैसे इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। पहले 82 था, फिर डिक्रीज करते करते 0.07 हुआ, फिर फर्दर इंक्रीज हुआ। ये हमने जो ग्राफिकल यू शेप का जो कर्व है उसकी वैल्यूज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है, ओके। फिर अगली प्रॉपर्टीज जो है हमारी जॉइंट रफनेस और जॉइंट स्ट्रेंथ, इसको हम क्या करते हैं अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। आपको ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरह से जॉइंट की स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है, इनमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जॉइंट इंटेंसिटी रॉक मास की स्ट्रेंथ को किस तरह से चेंज करती है, और जॉइंट का ओरिएंटेशन है वो रॉक मास की स्ट्रेंथ को किस तरह से चेंज करता है, इसको समझने में आपको कोई डाउट है?
नहीं समझ में आया तो भी कह देना, अपन फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, कोई भी डाउट है? नो सर। आपको इसमें इतना ही पता होना चाहिए कि ओरिएंटेशन क्या होता है जॉइंट का, जॉइंट की इंटेंसिटी क्या होती है, और ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। पर्पस पढ़ाने का इतना ही था। ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। इंटेक्ट रॉक क्या होती है और रॉक मास क्या होता है, उसमें किसी को कोई डाउट है? आप अपना स्पीकर ऑन करें और बोलें, अब डिस्कशन दें 10 मिनट तक। आगे समझ। ठीक है, तो फिर यही है यहाँ पे इतना ही।